कुछ ही दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के नालंदा जिले में स्थित नालंदा यूनिवर्सिटी न्यू कैंपस का उद्घाटन किया है, जिसे सदियों बाद नालंदा यूनिवर्सिटी को एक नई पहचान मिली। लेकिन आज किसी से पूछा जाए कि अगर आपको पढ़ने का मौका मिले तो आप दुनिया की किस यूनिवर्सिटी में पढ़ोगे, ज्यादातर लोगों का जवाब होगा ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड और कैम्ब्रिज। लेकिन क्या आप नालंदा को जानते हैं, जो इतनी अतुल्य थी कि दुस्साहसियों ने उसे मिटाने की तीन बार कोशिश की। दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड से भी 500 साल ज्यादा पुरानी, दुनिया जिसे ज्ञान का केंद्र मानती थी, आज वही नालंदा खंडहर के नाम से मशहूर है। तो चलिए इस एपिसोड में नालंदा के इतिहास को समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, आर्यन मॉन्क चैनल में आपका स्वागत है। साल 1799 की बात है। मैसूर में टीपू सुल्तान की हार के बाद कंपनी काफी ताकतवर हो चुकी थी और इस रास्ते पर चलने के लिए अंग्रेजों को एक मैप की जरूरत थी। टीपू की हार के बाद कंपनी ने दक्षिण भारत में सर्वे का काम शुरू किया। इस सर्वे का जिम्मा जिस शख्स को मिला उसका नाम फ्रांसिस बुकानन हैमिल्टन था। हैमिल्टन पहले मैसूर का सर्वे करता है, इसके बाद उसे बंगाल की जिम्मेदारी दे दी जाती है। 1807 में बंगाल सर्वे के दौरान राजगीर से कुछ दूर बड़गांव नामक की जगह पर हैमिल्टन का ध्यान कुछ बौद्ध मूर्तियों पर जाता है। हैमिल्टन को एहसास होता है कि इस जगह का भारत के इतिहास से तो कोई तगड़ा संबंध है, लेकिन वो फिर भी इसे पहचान नहीं पाया। हालांकि जो देखा हैमिल्टन ने उसे अपनी डायरी में नोट कर लिया। आगे चलकर हैमिल्टन की डायरी एक अंग्रेज अफसर के हाथ लगती है। उस अफसर ने इसका मिलान वेनसांग के यात्रा वृत्तांतों से किया। वेनसांग एक चीनी यात्री था जो 7वीं सदी में भारत आया था। वेनसांग के यात्रा वृत्तांत को पढ़कर अंग्रेज अफसर को एहसास हुआ कि हैमिल्टन ने जो जगह खोजी थी वो असल में नालंदा था। आइए हम कुछ नालंदा के बारे में जान लेते हैं। प्राचीन समय में उच्च शिक्षा के लिए नालंदा विश्वविद्यालय का नाम पहले नंबर पे आता था, जहां एक समय मध्य पूर्व एशिया के लगभग 10,000 छात्र अध्ययन करते थे। ये छात्र मेडिसिन, तर्कशास्त्र, गणित और बौद्ध सिद्धांतों के बारे में अध्ययन करते थे। आज भारत के जितने भी पड़ोसी मुल्क हैं, उन सबसे छात्र यहाँ आकर शिक्षा ग्रहण करते थे। हालांकि इस यूनिवर्सिटी में शिक्षा ग्रहण करना सबके बस की बात नहीं थी, क्योंकि इसमें भी आज ही की तरह प्रवेश परीक्षा के आधार पर दाखिला होता था और ये प्रवेश परीक्षा बहुत कठिन हुआ करती थी, जिसे पास करना सबके बस की बात नहीं थी। ऐसा नहीं था कि नालंदा विश्वविद्यालय पहली यूनिवर्सिटी थी, बल्कि भारत में इससे पहले भी एक यूनिवर्सिटी मौजूद थी जिसका नाम तक्षशिला विश्वविद्यालय था। लेकिन नालंदा की खासियत ये था कि अपने समय का सबसे आधुनिक शिक्षण संस्थान हुआ करता था। नालंदा विश्वविद्यालय का संबंध बौद्ध धर्म से भी है। ऐसा माना जाता है कि गौतम बुद्ध और महावीर ने अपने जीवन के कुछ महत्वपूर्ण दिनों को नालंदा और राजगीर में बिताया था। यहाँ बौद्ध शिक्षा बहुत प्रचलित थी। आइए हम जान लेते हैं इसकी स्थापना कैसे हुई। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय गुप्ता वंश के शासक कुमारगुप्त प्रथम को जाता है। गुप्ता वंश प्राचीन भारत का एक साम्राज्य था जिसने उत्तर भारत पर लगभग संपूर्ण शासन किया। इसकी नींव 3री शताब्दी के चौथे दशक में रखी गई थी। इस वंश का प्रारंभिक राज्य आधुनिक यूपी बिहार था। इस वंश के प्रमुख शासकों में चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त और भी कई ऐसे महान शासक थे जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण 5वीं सदी में करवाया था। यह भारत ही नहीं बल्कि दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय था। कुमारगुप्त के बाद के शासकों ने भी इस महान विश्वविद्यालय को संरक्षण देने का कार्य किया, जिसमें सबसे प्रमुख नाम सम्राट हर्षवर्धन और पाल शासकों का है। इन शासकों ने अपने अपने समय पर अलग अलग तरीके से इसे संरक्षित करने के साथ साथ इसके विस्तार पर भी ध्यान दिया। ऐसा माना जाता है कि 6ठी शताब्दी में भारतीय गणित के जनक कहे जाने वाले आर्यभट्ट ने भी इस विश्वविद्यालय का नेतृत्व किया था। दलाई लामा ने भी एक बार कहा था, हमें जो बौद्ध ज्ञान प्राप्त हुआ है उसका स्रोत नालंदा ही है। नालंदा पुस्तकालय में 90 लाख से ज्यादा हस्तलिखित ताम्रपत्र पांडुलिपियां थीं। ये बौद्ध ज्ञान का दुनिया का सबसे समृद्ध भंडार था। यह परिसर इतना विशाल था कि हमलावरों द्वारा लगाई गई आग 3 महीनों तक जलती रही। खुदाई में मिला 23 हेक्टेयर में फैला हुआ हिस्सा जो आज मौजूद है, उसे यूनिवर्सिटी के वास्तविक कैंपस का
बस एक छोटा सा ही हिस्सा माना जाता है। इतिहासकार बताते हैं कि जिस हमले में नालंदा तबाह हुआ, वो इस यूनिवर्सिटी पर पहला हमला नहीं था। उससे पहले 5वीं शताब्दी में मिहिर कुल के नेतृत्व में हुणों ने इस पर आक्रमण किया था, लेकिन स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारियों ने पुस्तकालय की मरम्मत करवाई थी। दूसरी बार फिर 8वीं शताब्दी में बंगाल के गौड़ राजा के आक्रमण से भी इसे गंभीर नुकसान हुआ था, लेकिन इस बार बौद्ध राजा हर्षवर्धन ने यूनिवर्सिटी की मरम्मत करवाई थी। इसे नष्ट करने के पीछे तो कई कहानियां हैं, परंतु बिहार हमले के दौरान मिन्हाज खिलजी के एक हमले का जिक्र करता है। इस विश्वविद्यालय की बौद्धिक श्रेष्ठता से जलन उस समय के इतिहासकार मिन्हाज ने अपनी किताब तबकाए-ए-नासिरी में बख्तियार खिलजी की कहानी का जिक्र किया है। खिलजी तब मोहम्मद गौरी के दरबार में मुलाजिम हुआ करता था। साल 1192 में पृथ्वीराज चौहान की हार के बाद दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है और तब बख्तियार खिलजी को मिलता है एक बड़ा मौका। दिल्ली से खिलजी को बदायूं भेज दिया जाता है, जहां उसे कमांडर की पदवी मिलती है। यहां से वो अवध जाता है, जहां उसे मिर्जापुर जिले में एक जागीर दे दी जाती है। आगे बख्तियार खिलजी की नज़र पड़ती है बिहार और बंगाल सूबे पर, जहां तब लक्ष्मण सेन नाम के एक राजा हुआ करते थे। उस समय बंगाल भारत के सबसे अमीर इलाकों में से एक था। खिलजी ने एक के बाद एक हमले कर वहां से खूब सारी दौलत लूट कर ले जाता है। बिहार हमले के दौरान मिन्हाज लिखते हैं, खिलजी ने 200 घुड़सवारों के साथ बिहार में एक किले पर हमला किया। किले में बहुत सारे ब्राह्मण थे, जिन्होंने अपने सर मुड़वाए हुए थे। उन सभी को मार डाला गया। किले से खिलजी को बहुत सारी किताबें मिली, जिन्हें पढ़कर पता चला कि असल में ये किला नहीं, एक विद्यालय था और इसे बिहार बोला जाता था। अधिकतर इतिहासकार मानते हैं कि मिन्हाज ने जिस बिहार का जिक्र किया है, वो उदांतपुरी था। मिन्हाज के लिखे में नालंदा का जिक्र नहीं मिलता है। धन्यवाद।